इतिहास। मुस्कुराकर जीवन की हर मुश्किल पार करेंगे, मुश्किल राहों को चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जीवन में कई तरह की मुश्किलें सभी के सामने आती हैं, सभी की मुश्किलें अलग होती हैं और इसीलिए उनका समाधान पाने का रास्ता भी हमें खुद चुनना पड़ता है। दिव्यांगजन के जीवन की बात करें तो कई तरह की चुनौतियां उनके सामने होती हैं, अलग तरह का संघर्ष है और साथ ही कई जीवन से संबंधित ऐसी समस्याएं हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। आज टोटल हेल्थ में हम विस्तार से विशेषज्ञों से जानेंगे कि कैसे दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य को, उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है और आज की नई टेक्नोलॉजी कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व भर में कुल जनसंख्या का लगभग 16% दिव्यांग है, या ये कह सकते हैं कि हर 6 में से 1 दिव्यांगजन है। अलग अलग तरह की दिव्यांग अवस्थाएं हैं और इनका प्रभाव भी अलग होता है। दिव्यांगजन के जीवन की चुनौतियां कई होती हैं, कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उनको घेर सकती हैं। इसीलिए आवश्यक है ये समझना कि कैसे उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है। दिव्यांगजन में कई तरह की समस्याएं अर्थात स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दिव्यांगजनों में दमा रोग और मोटापा होने की संभावना लगभग सामान्य लोगों की तुलना में 2 गुना होती है, यानी डबल रिस्क होता है। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जो दिव्यांगजनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें मधुमेह और स्ट्रोक एक बड़ा नाम है, जिनका पूरा लाइफ टाइम रिस्क अगर देखा जाए तो लगभग दुगना होता है। इसके अलावा दिव्यांगजनों में कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। दिव्यांग अक्सर अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग डिनायल मोड में रहते हैं जब उनके जीवन में कभी भी अचानक ऐसी अवस्था हो जाती है। इस अवस्था को स्वीकार करना और इससे आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इससे में काउंसलिंग का विशेष महत्व होता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दिव्यांगजनों के इलाज में सहायता कर रही है? किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोगी सिद्ध हो रहा है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। साथ ही ये भी कि दिव्यांगजनों के लिए बायोनिक अंगों की नई तकनीकें या असिस्टिव डिवाइसेस कितनी लाभदायक हैं, कितनी कारगर हैं। उनके जीवन को सरल बनाने के लिए रोबोटिक्स किस तरह से लाभकारी सिद्ध हो रही है, उपयोगी सिद्ध हो रही है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कैसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें अपने जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरणा दे सकता है और उनका जो फुल पोटेंशियल है वहां तक उनको ले जा सकता है। ये सब तमाम बातें आप जान सकते हैं आज टोटल हेल्थ में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से दिव्यांगजनों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनसे उन्हें जूझना पड़ सकता है। दिव्यांगजन जिन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में करोड़ों दिव्यांगजन अपनी क्षमता, इच्छा शक्ति और अपने सपनों के साथ जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए सबसे आवश्यक है स्वास्थ्य, सुलभता और स्वावलंबन का मजबूत आधार। दिव्यांगजन के लिए स्वास्थ्य केवल रोग से दूर रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक दिन दिव्यांगजनों को अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जैसे चलने फिरने में कठिनाई, सुनने या बोलने में समस्या हो सकती है। इन सभी की आवश्यकताएं अलग हैं और उनके अनुसार उनको
विशेष रूप से प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो सकता है। किसी दुर्घटना, चोट या रोग के कारण जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जन्मजात विकृति, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से भी व्यक्ति को गंभीर अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। दिव्यांगजन के लिए घर से बाहर निकलना और रोजमर्रा के कार्य को करना उतना सरल नहीं होता। साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी उन्हें घेर लेती हैं, जिनसे उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि उन्हें सही और उचित सुविधाएं मिले, जिनसे जटिलताओं की संभावना को कम किया जा सके। दिव्यांगजनों को नियमित रूप से मेडिकल चेकअप, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाए तो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। आजकल की आधुनिक तकनीकों से कई सारी समस्याओं को कम करना संभव हो गया है। चिकित्सा व्यवस्था और पुनर्स्थापन विभाग के सहयोग से दिव्यांगों की सहायता कर उनमें सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उचित सुविधाएं और प्रोत्साहन से दिव्यांगजनों के जीवन को काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है। बिना संघर्ष समझो जीवन का अंत है। संघर्ष सबके जीवन में होता है, बस उसका स्वरूप अलग अलग होता है। दिव्यांगजन के जीवन की बात करें तो किस तरह के संघर्ष उनके सामने हैं और कैसे इन जटिलताओं को कम किया जा सकता है, सुगम और सरल उनके जीवन को बनाया जा सकता है और बेटर प्रोडक्टिविटी उनके जीवन में लाई जा सकती है। ये तमाम बातें आज विशेषज्ञ आपको विस्तार से बताएंगे टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with over 25 years of experience in clinical research, introduction of use of botulinum toxin injections in PMR in India, guidelines for disability evaluation and certification guidelines for medical rehabilitation for survivors after an earthquake, assistive products and technologies in PMR, standardization of assisted products for persons with locomotor disabilities, neuromusculoskeletal rehabilitation, low back pain, geriatric rehabilitation, administration and planning in PMR are his areas of interest, and he is specially working for the education and the different age, different points, different fields of PMR. बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय वाधवा आपका। डॉक्टर संजय वाधवा has fellowship of WHO, National Academy of Medical Sciences and many more societies. हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर रिद्धिमा जैन, स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लोकनायक हॉस्पिटल एंड मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नियरली 15 years of experience and 10 years of experience in neurodevelopmental disorders. Her areas of interest are neurodevelopmental disorders, autism, cerebral palsy, early intervention of high risk in infants and newborn and epilepsy. बहुत स्वागत है डॉक्टर रिद्धिमा। धन्यवाद। किस तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट अर्थात दृष्टिहीनता लोगों को प्रभावित करती है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सूरज सिंह सिंजाम, Professor Community Ophthalmology and Professor in charge of Vision Training and Vision Rehabilitation, Dr. R.P. Center of Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Associate Editor, Disability and Rehabilitation Assistive Technology, Guest Associate Editor of Frontier in Public Health, served as Academic Editor for PLOS1, Technical Working Group Member of WHO Geneva. बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय आपका भी। नमस्कार, थैंक यू। आज का जो विषय है वो सभी का योगदान, सभी की जागरूकता और सभी की सतर्कता चाहता है। इससे संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097671 एंड 23097648। आप अपने प्रश्न में ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर।
जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से दिव्यांगजन का जीवन प्रभावित होता है, वो संघर्ष, वो चुनौतियां जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है और ऐसे में हम सभी का सहयोग किस तरह से उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। डॉक्टर संजय वाधवा किस तरह से समझाना चाहेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें दिव्यांगजन की चुनौतियां, संघर्ष, किस तरह से इस अवस्था को समझने की आवश्यकता है और एक जो सेंसिटिविटी इसे लेकर होनी चाहिए, उसके विषय में सभी को जागरूकता कितनी आवश्यक है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो दिव्यांगता है ये यूनिवर्सल है, देश के हर कोने में और विश्व के हर देश में होती है। इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जानकारी में बहुत ज़्यादा एक तरह का एक्सप्लोजन हुआ है और रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशंस के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई है। यदि हम भारत की स्वतंत्रता के समय की बात करें तो उस समय जो सुविधाएं थीं, जितने संसाधन थे, जितने इंस्टीट्यूशंस थे जो इस फील्ड में कार्यरत थे, उसके मुकाबले आज 2025 में हमने बहुत अधिक प्रगति की है और ये प्रगति निरंतर है। आने वाले समय में जो चुनौतियां आएंगी दिव्यांगता के क्षेत्र में, हमें उसके लिए तैयारी अब से ही शुरू करनी है। इस जर्नी में हमने बहुत सारी दिव्यांगता के कारणों पर विजय पाई है। जैसे एक समय में पोलियो बहुत प्रमुख कारण होता था लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, और सक्सेसफुल सस्टेन्ड इम्यूनाइजेशन के कारण हमने इस पे विजय पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिव्यांगता खत्म हो गई। जैसे जैसे लोगों में जीवन लंबा हो रहा है, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ हो रही है, एक्सीडेंट्स और इंजरीज बढ़ रही हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रेवलेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए हमारी जीवन शैली बहुत प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो डिसेबिलिटी का पूल बढ़ रहा है घटने के बजाय। तो उसकी जो चुनौतियां हैं उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है और संसाधन मुहैया कराने हैं। हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत कमी है और अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि लगभग 2/3 डिसेबिलिटी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार प्रिवेंटेबल है। और यदि हम प्रिवेंट कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी सफरिंग से हम बच सकते हैं जी। और इसी के लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है। और जब प्रिवेंटल डिसेबिलिटीज की बात आती है डॉक्टर सूरज, उनमें ब्लाइंडनेस जो है उसको भी काफ़ी अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ब्लाइंडनेस के बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो न सिर्फ प्रिवेंटेबल हैं बल्कि कई बार लापरवाही भी जिम्मेदार होती है किसी के लिए दृष्टिहीनता का। हाँ जी। सो अब ब्लाइंडनेस की अगर हम बात किया जाए, जो हमारे हिंदुस्तान में अभी जो एम्स एंड मिनिस्ट्री के अंडर सर्वे किया था, उसमें 5 मिलियन पीपल ब्लाइंड्स निकले हैं। उसमें से 85% प्रिवेंटेबल है। तो 85% प्रिवेंटेबल मीन्स अराउंड 4.2 मिलियन प्रिवेंटेबल है। जैसे ब्लाइंडनेस है, मोस्ट कॉमन कॉज हमारे हिंदुस्तान में है कैटरेक्ट एंड कोर्नियल ओपेसिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये जो कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस है, प्रिवेंटेबल है। अगर सही टाइम पे अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट किया जाए, जो आगे जो डिसेबल, क्योंकि इसके कारण से कई लोग एंड अप विद द ब्लाइंड एंड विजुअल डिसेबिलिटी, तो उसको टाइम पे अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट किया जाए तो कई लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डिसेबिलिटी से। बट खासतौर पे कुछ ऐसे ब्लाइंडनेस है अनएवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। अगर हमारे पास जो जेनेटिक का प्रॉब्लम्स, जैसे कंजेनिटल ब्लाइंडनेस में बहुत सारा ऐसे चीज़ है, तो जैसे हमारे पास रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा, स्टार्गार्ड डिजीज़, ऐसे बहुत सारा डिजीज़ है, वो तो अनएवॉइडेबल है। तो उनके लिए तो हम आजकल जो मैनेजमेंट के तौर में तो डिवाइस के बारे में बहुत आने लगे हैं। तो हम AI के बारे में हम आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा किस तरह से हेल्प करते हैं जी, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिद्धिमा, जब दिव्यांगता की बात आती है, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं वो तो लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पर नज़र आ जाती हैं, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट की बात की जाए, जो गर्भावस्था से शुरू होकर और जो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, शुरुआती सालों में चलता है, उसमें भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं जो शायद बहुत स्पष्ट रूप से, यानी फिजिकली बहुत नोटिसेबल ना हो, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर चलता है और आगे चलकर बच्चे के या उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें उत्पन्न कर सकती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी सब लोगों को नज़र आती है और वो समझते भी हैं उसको, पर जब ब्रेन की बात आती है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात आती है, तो वो बच्चा या वो व्यक्ति वो और लोगों जैसा ही दिखता है। तो ये समाज को समझने में कि ये अलग है, इसको भी कोई डिसेबिलिटी है, वो बहुत मुश्किल होता है।
तो उनकी जो स्वीकृति है समाज में वो और कम है दैन फिजिकल डिसेबिलिटी ऑल्सो। इसलिए उनके और यूनिक चैलेंजेस आ जाते हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी स्टिग्मा है, जो बहुत बारी उनको ट्रीटमेंट, पहले तो फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं, और अगर हो भी तो वो उनको लेने में डिस्करेज करता है, हिचक होती है कि हिचक लोग होती है क्या कि कहेंगे। कि लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए थेरेपीज हों चाहे डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हों, बहुत बारी बच्चे आते हैं कि माता पिता कहते हैं कि हम स्कूल में बताना नहीं चाहते, उनको लगता है कि भेदभाव बढ़ जाएगा बच्चे के साथ, क्योंकि टीचर और बच्चे, उनके पेरेंट्स समझते नहीं हैं कि अच्छा ये डिसेबिलिटी है। और इसीलिए आवश्यक है कि उन भ्रमों को दूर किया जाए, समझा जाए कि अगर किसी को सेरेब्रल पैल्सी की अवस्था हो रही है या ऑटिज्म की अवस्था है, तो वो जो है हम सबसे भिन्न हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनको हीन भावना या हीन दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि पूरा सहयोग देना है। डॉक्टर संजय वाधवा, कौन सी अवस्थाएं आप बताना चाहेंगे जिनको दिव्यांगजन की कैटेगरी में रखा जाता है, और एक जो सर्टिफिकेशन होता है वो आप जैसे विशेषज्ञ किस आधार पर करते हैं? दिव्यांगता बहुत प्रकार की होती है, लेकिन एक उसको सुचारू रूप से समझने और नोटिफाई करने के लिए सन 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट भारत की संसद ने पास किया था, जिसमें 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज लिस्ट करी गई हैं, और ये हर सिस्टम को प्रभावित करती हैं। इनमें अलग अलग सर्वेज में ये देखा गया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है, जिसमें डिसेबिलिटी का कारण मांसपेशियां, हड्डियां, नर्व्स और इस तरीके के जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके प्रभाव के कारण लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। इसमें ब्रेन के प्रभाव से भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसमें व्यक्ति चल फिर नहीं सकता या अपने हाथों को सुचारू रूप से उपयोग में नहीं ला सकता। ये प्रेवलेंस वाइज सबसे कॉमन है, और उसके बाद विजुअल डिसेबिलिटी नेक्स्ट मोस्ट कॉमन है। हियरिंग एंड स्पीच रिलेटेड डिसेबिलिटी भी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति में एक ही प्रकार की विकलांगता हो, तो इसीलिए इस 21 की लिस्ट में मल्टीपल डिसेबिलिटी भी रखा गया है, यानी किसी एक व्यक्ति में मोर देन वन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी हो सकती है, और उसमें हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का डायग्नोज करते हैं। रिसेंटली जो परिवर्तन हुआ है पुराने कानून के मुकाबले, पहले 7 कंडीशंस रिकॉग्नाइज थी 1995 के कानून में जी, लेकिन 2016 के कानून में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ऐड हुए, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐड हुई, और ब्लाइंडनेस के अलावा लो विजन कैटेगरी हुई, डेफनेस के अलावा हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी ऐड हुई। इस प्रकार से कई चीज़ें परिवर्तित की गई हैं, और ये एक डायनामिक प्रक्रिया है। और जो कानून है भारत में, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें ये लिखा गया है कि आने वाले समय में यदि केंद्र सरकार चाहे तो और कंडीशंस को भी इसमें शामिल कर सकती है। जी डॉक्टर संजय वाधवा, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, मान लीजिए अभी तक व्यक्ति सामान्य था, लेकिन इसके बाद किसी दुर्घटना की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, स्पाइनल इंजरीज हो जाती हैं, या फिर स्ट्रोक जैसी अवस्थाएं जिसमें व्यक्ति का जीवन अभी तक सामान्य चल रहा था लेकिन अचानक उसमें बदलाव आ जाता है। कितनी चैलेंजिंग स्थिति आप देखते हैं, एक तो नॉर्मल व्यक्ति जिसका जीवन अभी तक सामान्य था, और जनरली ये वो लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड अर्नर्स हैं, यंग प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग रहता है एक तो मानसिक तौर पर इस ट्रॉमा से गुजरना, और काउंसलिंग कितना हेल्प करती है एक टीम वर्क की व्यक्ति को समझाना कि ठीक है अभी एक कंडीशन आ गई है लेकिन जिंदगी इसके बाद भी और है। जो डिसेबिलिटी ऑल ऑफ ए सडन प्रभावित करती है व्यक्ति को, वो लगता है जैसे आसमान से बोल्ट ने स्ट्राइक किया है ऑल ऑफ ए सडन, और जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, उलट पुलट जाता है। उसका प्रभाव ऑल ऑफ ए सडन होता है, बहुत विस्तृत होता है, वो आपको तैयारी करने का मौका नहीं देता बनिस्बत उस तरह की डिसेबिलिटी के जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, धीरे धीरे वर्सन हो रही है। तो ट्रॉमा आजकल बहुत प्रमुख कारण बनता जा रहा है विकलांगता का या दिव्यांगता का, और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये फॉल फ्रॉम हाइट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग पेड़ पर चढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक पोल पे काम कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट्स आजकल जगह जगह दिखाई देती हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन का एक अभिन्न अंग है कि विकास जब होगा तो यानी अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट होगी, बिल्डिंग्स बनेंगी। जी बिल्कुल, तो कई सारी ऐसी अवस्थाएं हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, इस पर विस्तार से आपसे और कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दिव्यांगजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़।
ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दिव्यांगजन का जीवन क्या है, उनके संघर्ष, इनकी चुनौतियां, कैसे इनका सामना उनको करने में हम लोग सहायता कर सकते हैं, इस विषय पर टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर रिद्धिमा, अगर बात की जाए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, जो बड़ा कारण सिद्ध होते हैं, बचपन से ही उस अवस्था में आना जहां पर माइलस्टोन्स भी डिलेड हो रहे हैं, पेरेंट्स जो है उनको किस तरह की जानकारी होनी चाहिए जब ये शक हो जाए कि बच्चे में कुछ असामान्य है और एक विशेषज्ञ के पास जाना है? तो सबसे पहले अगर कुछ असामान्य है तो अपने पीडियाट्रिशियन को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि बच्चा सीख लेगा, पर एक चीज़ होती है हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो बच्चों का ब्रेन होता है, इसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो कैसे भी ढल जाता है। अगर ब्रेन का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा वो काम सीख सकता है। हो सकता है कि वो उतने अच्छे से ना कर पाए क्योंकि उसका अपना काम नहीं है, बट वो सीख सकता है। ये जो एबिलिटी है ये सिर्फ बच्चों में होती है, पहले 2 साल में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि दिमाग अभी भी डेवलप कर रहा है, और 7-8 साल तक ये मोस्टली पूरी हो जाती है डेवलपमेंट, और उसके बाद इतनी एबिलिटी है नहीं रहती। तो इसलिए जितनी जल्दी हम बच्चा अगर असामान्य है और उसको जो थेरेपीज़ हैं, जो इंटरवेंशन हैं वो मिलें, तो जो उस समय फ़ायदा हो सकता है वो बाद में इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए जल्द से जल्दी डायग्नोज करना और जल्दी इंटरवेंशन सीख करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, और ऐसा तभी हो सकता है जब जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है या परिवार के सदस्य हैं, उनको ये पता हो कि अगर बच्चा शुरुआत में मुस्कुरा नहीं रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है कुछ महीने तक, या फिर थोड़ा और बड़ा होने पर एक शब्द भी नहीं बोल रहा, और आसपास के लोग ये कहते हैं कि परिवार में फला बच्चा भी देर से बोला था, तो इस बात का इंतज़ार ना करें कि शायद कुछ समय में बच्चा बोलने लगेगा। विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, उनके पास आपको जाना है और ये समझ लेना है कि कहीं ये लक्षण असामान्य तो नहीं है या किसी अन्य समस्या का संकेत तो नहीं है। डॉक्टर सूरज, विजुअली इम्पेयर्ड की बात की जाए, किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं शायद उनको बहुत उस तरह से नहीं लिया जाता कि समस्या उनको होगी। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगती है, चाहे कई अलग अलग कारण है, कैटरैक्ट का आपने जिक्र किया था जो एक बड़ा प्रिवेंटेबल कॉज है, उसमें भी ये जो डिलेइंग फैक्टर है ये देखा जाता है कि अभी मोतिया पक जाएगा उसके बाद सर्जरी करवाएंगे, या उम्र के साथ अगर नज़र कमज़ोर हो रही है तो उसको सामान्य समझा जाता है। कितनी ज़्यादा आवश्यकता आप मानते हैं अवेयरनेस की और अपनी दृष्टि को लेकर सतर्क रहने की? हाँ जी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट हम लोग कहते हैं उसमें हम दो तरीके से हम कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो लो विजन और दूसरा है ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड। अगर लो विजन अगर हम कहते हो, अगर किसी को अगर मान लो जैसे कोई बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट यदि मिल चुका है किसी को, जैसे मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट, तभी अगर किसी को अगर उसकी जो विजन है नॉर्मल आई साइड में वापस नहीं आ रहा है, देन उसको हम लोग लो विजन कह जाते हैं, आई मीन इन लेमन टर्म में। दूसरा टोटल ब्लाइंड, अगर मान लो टोटल ब्लाइंड मतलब जो 100% ब्लाइंड, किसी को कुछ भी नहीं देख रही है, हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव लाइट परसेप्शन। तो लोगों का ये है नेगेटिव लाइट परसेप्शन। तो डिसेबिलिटी, जो विजुअल डिसेबिलिटी में 2 कैटेगराइज किया जा सकता है, एक लो विजन एंड दूसरा है टोटल ब्लाइंड। उसमें जो कैटरेक्ट जो आप कह रही है, कैटरेक्ट जो है ये मैनेजेबल है, प्रिवेंटेबल है ये जी। अगर कई लोग जो है जो 50 ईयर्स एंड अबव के बाद कैटरेक्ट शुरू हो जाता है, अगर अब कैटरेक्ट को अगर
प्रिवेंटेबल है। दो, अगर उसको टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया किसी ने और उसको कैटरेक्ट को पूरा उसमें बोलते हैं मैच्योर कैटरेक्ट के बाद भी और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसमें अगर किसी को अगर कैटरेक्ट हो गया तो उससे बेटर ये है उसको जैसे कि स्क्रीनिंग करा के उसको कैटरेक्ट ऑपरेशन किया जाए एंड उसकी जो विजन है वापस ले आ सकता है इजीली। आजकल तो बहुत सारा डिवाइस ऑपरेशन के लिए बहुत सारा एडवांस हो चुकी है कैटरेक्ट मैनेजमेंट का। आजकल तो ये लेंस जो है हम लोग बोलते हैं आईओएल लेंस, उसको डाल के आराम से विजन नॉर्मल आई साइड में आ सकता है। तो एंड दूसरा ये है जो मैंने जो पहले भी बताए थे, जो अनएवॉइडेबल में ऐसे कोई बीमारी है विजुअल डिसेबिलिटी में, इसको हम जैसे आजकल की दुनिया में उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था आपको जो कंजोनाइटल ब्लाइंडनेस एंड जो जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ऐसे कारण जो बीमारी है उसको इसको टाइमली अगर डिस्पाइट अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो टाइमली उसको आइडेंटिफाई हो जाए, होके उसको किस तरीके से मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसे आजकल में आने लगे हैं डिवाइस की, बिकॉज हम लोग पता है मेडिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट कुछ इसकी इम्प्रूवमेंट होने वाला तो नहीं है, तो उसमें हम डिवाइस के माध्यम से कई जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन ला सकते हैं जी। तो कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ के पास जाना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि समस्या है और उसके लिए समाधान भी उपलब्ध है। फिलहाल एक कॉलर हैं बिहार से हमारे साथ, विवेक जी है फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। प्रणाम मैडम, मेरे पिताजी को जेनेटिक रेटिनल डिजेनरेशन है, सेंट्रल एल्वेओलर कोरोनल डिस्ट्रॉफी है ये जी। इसके लिए कोई बायोनिक डिवाइस रेटिना के लिए कुछ है क्या? क्योंकि IIT बॉम्बे में इसका कुछ रिसर्च चल रहा था मैडम, लेकिन मेरे पिताजी वहीं से ग्रेजुएट है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स बाद में दिया नहीं। तो ऐसा कोई डिवाइस है क्या जो उनको देखने के लिए कुछ भी ग्रे स्केल इमेज वगैरह कुछ करा सके? डॉक्टर सूरज 81 वर्ष के, 81 ईयर्स जी। डॉक्टर सूरज क्या एडवाइस करेंगे? हाँ, उसकी पेशेंट को क्या बीमारी बता रहे थे आपने? मैकुलर डिजेनरेशन जी। PGI चंडीगढ़ में सेंट्रल एल्वेओलर कोरोनल डिस्ट्रॉफी, ये एक तरह का रेटिनल डिजेनरेशन है सर, जैसे रेटिनिटिस पिगमेंटोसा होता है उसी अनदर टाइप, राइट? हाँ जी, जो मैकुलर डिजेनरेशन जो है एक्चुअली उम्र के हिसाब से एज रिलेटेड एज ARMD बोलते हैं हम लोग उसको। अगर किसी को ARMD हो गया है तो फिर उसकी इलाज जो है खातों पे अभी हो नहीं पाते अभी तक। 81 इयर्स इन्होंने कहा कि एज है उनकी। हाँ, तो इसके जो बेस्ट मैनेजमेंट है हम लोग पहले भी मैंने बताया था, जो डिवाइस आजकल जो डिवाइस काफ़ी सारे डिवाइस आने लगे हैं, डिवाइस के माध्यम से अगर उसकी जो विजन जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। डिवाइस अगर हम आई के ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, डिवाइस के माध्यम से विजन को एनहांस कर सकते हैं। और डिवाइस में आजकल आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर सूरज ये काम करती है, AI की जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं कैसे काम करती है ये? हाँ, AI से पहले एक डिवाइस भी है AR बेस्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस हमारे क्लिनिक में है। ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस, उस डिवाइस के माध्यम से हमारे जो ARMD पेशेंट को जैसे नज़दीक की, दूर की एंड इंटरमीडिएट डिस्टेंस की, उसको काफ़ी सारा विजन जो इम्प्रूव करवा सकते हैं डिवाइस के माध्यम से। तो ये डिवाइस आजकल अवेलेबल है। एंड दूसरा है AI बेस। AI बेस में खासतौर पर अभी तक AI बेस डिवाइस है वो टोटल ब्लाइंड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रही है ये। अगर मान लो हमारा सराउंडिंग में क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ है, एंड मेरे को करेंसी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है हमारा, और किसी को फेशियल रिकग्निशन नहीं हो पा रही है, तो AI बेस्ड डिवाइस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, हमारे क्लिनिक में भी है। तो ये इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा उसका डेली लिविंग जो है हेल्प हो रही है AI की डिवाइस से जी। डॉक्टर संजय वाधवा, यही बात आपके साथ आगे बढ़ा लेते हैं कि जो लोग जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, पैर में समस्या है, चलने में समस्या है, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी या स्मार्ट टेक्नोलॉजी उनके जीवन में बदलाव लेकर आ रही हैं और सहायता कर सकती हैं उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ, जिसके अंदर बेसिक डेली लाइफ के जो काम हैं वो आसानी से कर पाएँ और खुद के अंदर जो एक भावना रहती है कि कहीं मैं किसी के ऊपर बर्डन तो नहीं हो रहा हूँ, वो वाली बात क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकती है, उसमें सुधार हो सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है और उसका प्रचार और प्रसार बहुत फैला है। बहुत सारे दिव्यांगजनों को हम इन टेक्नोलॉजीज़ का लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें दो चीज़ जाननी ज़रूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगी, इसका निर्णय उसकी जांच से पता चलता है। तो पहला स्टेप होता है इवैल्यूएशन, उस व्यक्ति का इवैल्यूएशन
कि उसको क्या कमी है, क्या दिक्कत है और क्या क्या उसकी रेजिडुअल एबिलिटीज़ हैं, उसकी नीड्स क्या हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें ये दो चीज़ें और समझनी है कि बहुत एक्साइटिंग और ग्लैमरस तो लगता है टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, लेकिन ये महंगा भी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार इसकी उपलब्धता लगभग 3% से 5% लोगों में ही है, भारत जैसे देशों में जो अभी विकासशील हैं। जी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कीमत कम होगी, इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी, डॉक्टर्स भी पहचानेंगे और बताएंगे। इसमें WHO ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, लेकिन इनमें से कौन सी हैं जो एसेंशियल हैं और कौन सी कम एसेंशियल हैं। तो इस चीज़ से प्रेरणा लेके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट तैयार की, जिसको इन शॉर्ट NLEAP कहते हैं, और इसका समय समय पर रिवीजन किया जाएगा और इसमें नीति आयोग का भी सहयोग रहा। न सिर्फ असिस्टिव टेक्नोलॉजी की लिस्ट होनी चाहिए, इसका स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उस असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई रिस्क और इंजरी ना हो। तो इस क्षेत्र में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने काफ़ी एक्टिव रोल निभाया है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असिस्टिव प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हो गया है और किया जा रहा है। जी, और इनकी जानकारी जो है आप गवर्नमेंट सेटअप से, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से या फिर अस्पताल में जाकर भी विशेषज्ञ से जान सकते हैं कि जो आपका परिवारजन है या खुद आपकी अगर कोई ऐसी समस्या है उसके लिए क्या विकल्प हैं और किस अवस्थाओं में उनका प्रयोग किया जा सकता है। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर हैं। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। क्या विकल्प है और किस अवस्थाओं में उनका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर है। जी, आपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी, आपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, सवाल पूछिए। नहीं, अपना नहीं बोलता, अब हमारा भी नाम बोलेगा भी कुमकुम जाए। क्या सवाल है आपका? लगता है उनसे हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर संजय वाधवा, आप जो ये बात कह रहे थे कि बहुत सारी असिस्टिव डिवाइसेस उपलब्ध हैं, अगर किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी चाहिए तो कहाँ पर कांटेक्ट किया जा सकता है, कि क्या कॉस्ट रहती है, कहाँ से सहायता मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी सहायता भी उपलब्ध है फिलहाल। जो व्यक्ति थोड़ा सा कंप्यूटर और इंटरनेट सेवी हैं, उनके थ्रू पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी सरकार और उसके विभिन्न अंगों द्वारा शामिल की गई है, साझा की गई है। सरकार की श्रेणी में और सिस्टम में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक नोडल डिपार्टमेंट है दिव्यांगता से जुड़ा हुआ। उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भी साइट है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि NLEAP यानी नेशनल लिस्ट है, डाली हुई है। इसके अलावा यदि व्यक्ति अपने आसपास देखेंगे तो सबसे कॉमन असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं, जैसे एक छड़ी जिसकी वजह से लोकोमोटर डिसेबिलिटी के व्यक्ति को चलने में मदद मिलती है, चाहे उसमें गठिया का रोग हो, चाहे किसी मांसपेशियों में ताकत में कमी हो, और विजुअल डिसेबिलिटी में चश्मा एक बहुत कॉमन असिस्टिव डिवाइस है। हियरिंग वाली प्रॉब्लम्स में हियरिंग एड बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट असिस्टिव डिवाइस है, जिससे व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो टोटल लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें कई हज़ार आइटम्स हैं, लेकिन इसमें से एसेंशियल किस व्यक्ति के लिए कौन से हैं, जो डिवाइस है उसको इस प्रकार चुनाव किया जाता है ताकि वो उस व्यक्ति की ज़रूरत पूरी कर सके। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है और बहुत सारी डिवाइसेस ऑफ द शेल्फ मिलती हैं, लेकिन किसी किसी में उसकी फिटमेंट और मॉडिफिकेशन उस व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार करना ज़रूरी हो जाता है। इंडिया में एक चीज़ मैं और बता दूं कि असिस्टिव डिवाइसेस का प्रचार प्रसार तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रिपेयर की सुविधा अभी भी उतनी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, महंगी चीज़ एक बार खरीद ली, उसकी लिमिटेड लाइफ है, उसके बाद उसको दोबारा से परचेज़ करना, ये अभी भी बहुत सारे लोगों के सामर्थ्य में नहीं है। सरकार की तरफ से एक एडिप स्कीम है जिसमें व्यक्तियों को उनकी आय श्रेणी के अनुसार फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है। जी, तो सुविधाएं कई हैं और विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के पास आप जानकारी ले सकते हैं, उनके पास जाकर, कि कौन सी सुविधा आपके लिए बेहतर होगी और कौन सी अवस्था में आपके लिए उपयोगी होगी। डॉक्टर रिद्धिमा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जो कंडीशन है, क्योंकि उनके लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते, उनके अंदर इवैल्यूएशन करना कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। विशेषज्ञ के पास जाते हैं और बहुत ही सामान्य बातें जो बताई जाती हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा है
उसके अंदर ये क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन करना और डायग्नोसिस बनाना, एक तो कितना समय उसके अंदर लगता है, किस तरह से एक्सपर्ट्स काम करते हैं, और अर्ली इंटरवेंशन कितना हेल्प कर सकता है ऐसी कंडीशंस में? हाँ, तो इसके लिए क्या है, ज़्यादातर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या कोई MRI, कोई इमेजिंग ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डायग्नोज हो। इनका जो डायग्नोसिस बनता है वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर पे बनता है। तो हम पेरेंट्स से ही, हम माता पिता से या जो भी उसका ध्यान रख रहा है बच्चे का, उनसे ही पूछते हैं कि बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। और हम बच्चे को ऑब्जर्व भी करते हैं अपने सामने चीज़ें करा के, एंड वीडियोस के माध्यम से भी हम देखते हैं कि बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं कर पाता है। और इसके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हैं। तो जो हम सवाल पूछते हैं वो स्टैंडर्डाइज करे हुए हैं और उनके बेसिस पे हमारा डायग्नोसिस बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में जो चीज़ें बच्चा करता है, हो सकता है वो एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चा भी करता हो, राइट, पर वो टिपिकली डेवलपिंग बच्चा कभी कभी करता होगा। तो हम वो चीज़ें लेते हैं जो बच्चा ज़्यादातर समय करता है या ज़्यादातर समय नहीं कर पाता है। जी, टोटल हेल्थ में फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, प्रदीप जी हैं रायपुर से फोन लाइन पर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? धन्यवाद मैडम, मेरा नाम प्रदीप पाठक है जी, और मेरे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी 2003 में डायग्नोज हुआ था। और वो बाद में तो डिटेल उदरिच करके डॉक्टर, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन है क्या, ये जाना डॉक्टर बादल जी। एज कितनी है आपके बच्चे की? अभी 25 साल, रनिंग 25 है मैडम। क्या जानना चाहते हैं आप? उलरिच मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ब्रांच है, उलरिच मस्कुलर डिस्ट्रोफी की अवस्था है। जी जी जी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हम लोग व्हील चेयर मैनेज करते हैं। राइट। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या आप इनको एडवाइस? जी डॉक्टर साहब, आपके समस्या के लिए कुछ आपको एडवाइस कर रहे हैं। जी डॉक्टर संजय वाधवा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक विशेष प्रकार की कंडीशन है जो 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ जो कानून के द्वारा भारत में मान्य हैं उनमें से एक है। इसमें होता क्या है कि मांसपेशियों की ताकत अक्सर धीरे धीरे कम होने लगती है और ये आमतौर पे बच्चों में शुरू होती है और एडल्ट स्टेज तक आते आते थोड़ी सी बढ़ती है, जिसके कारण जितनी सपोर्ट व्यक्ति को चाहिए होती है उस सपोर्ट का भी विस्तार करना पड़ता है चलने फिरने के लिए। शुरुआत में हो सकता है 8-9 साल की उम्र में उसको एक छड़ी का सहारा लेना हो या दीवार या फर्नीचर को साथ ले उसके सहारे वो चल फिर सके। बाद में कई बार स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें व्हील चेयर का भी सहारा लेना पड़ता है। जी 25 इयर्स इन्होंने एज बताई थी और व्हील चेयर का उन्होंने कहा प्रयोग उसमें 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि इस विषय में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमिना है, दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसमें कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है कि जिसका बचाव हो सके। इसमें व्यक्ति की स्टेज के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बताए जाते हैं जो मसल्स को और फटीग ना करें, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइजेज ना करें ताकि मांसपेशियों की ताकत जो बनी हुई है वो बरकरार रह सके जितना समय तक हो सके। इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्लान बनाते हैं। इसमें एक्सरसाइजेस 2 तरह की होती हैं कि एक तो डिफॉर्मिटीज़ और कॉन्ट्रैक्चर का जो रिस्क है उसको हमने दूर करना है और दूसरा जो मांसपेशियों में ताकत बरकरार रखी जा सकती है, हम एक टर्म यूज़ करते हैं सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, उनका उपयोग करते हैं। और तीसरा, इस कंडीशन में असिस्टिव डिवाइसेस भी जीवन को थोड़ा सा सरल बना सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। बीच में एक बार एक्साइटमेंट हुई थी कि स्टेम सेल के द्वारा हम इसको क्योर कर सकेंगे, लेकिन अभी भी स्टेम सेल्स का उपयोग इसमें सरकार द्वारा मान्य नहीं है। रिसर्च बहुत हो रही है और मुझे उम्मीद है आने वाले वर्षों में कोई इसका समाधान शायद निकल पाएगा। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर सूरज, आपके लिए एक प्रश्न है, दीपक जी का प्रश्न है। वो ये बोल रहे हैं कि जिन टेक्नोलॉजीज़ की हमने बात की ही, जिसके अंदर विजुअली इम्पेयर्ड, अगर किसी को नहीं दिखाई नहीं देता है, दृष्टिहीन है, तो उनको काफ़ी लाभ हो सकता है, जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी अगर जन्म से इस तरह की समस्या है उसी में प्रयोग हो सकती है, या अगर बढ़ती उम्र है, जैसे मान लीजिए 65 वर्ष की इन्होंने लिखी है कि इनके पिताजी की उम्र है, उस अवस्था में भी इन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल।
अगर हम जो टेक्नोलॉजी फॉर विजन अगर बात किया जाए, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जो दो टेक्नोलॉजी डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल असिस्टिव डिवाइस, दूसरा है एडवांस असिस्टिव डिवाइस। ट्रेडिशनल में हम लोग मैग्नीफायर आती है, जैसे दूर की एंड नज़दीक की और इंटरमीडिएट डिस्टेंस की बहुत सारा ट्रेडिशनल डिवाइस आती है। उसकी कई सारी लिमिटेशन होती है ट्रेडिशनल डिवाइस की, क्योंकि हमारा जो अगर आप मान लो उसकी फील्ड ऑफ विजन है वो फिक्स होती है एंड कलर चेंज नहीं कर पाते, मैनी लिमिटेशन आता है। तो और जो एडवांस टेक्नोलॉजी आता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप जो एडल्ट हो, चाहे आप चिल्ड्रन विद विजुअल डिसेबिलिटी हो, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये वेयरेबल है। जो मोस्टली है हमारा जो चश्मा जैसी है, आपको मान लो जो उम्र जो काफ़ी सारे एजेड लोगों के लिए अगर कुछ ट्रेमर है या मोटर डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है पकड़ने में, तो वेयरेबल डिवाइस आती है। AI बेस मैंने पहले बताया था, AR ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस वेयरेबल डिवाइस है। वो डिवाइस यूज़ करके और जो इवन द पेशेंट जो है काफ़ी उम्र होने से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंड्स फ्री है, ये हैंड्स फ्री डिवाइस है। तो यहाँ पे कैमरा माइक्रो कैमरा हो जाती है एंड उसी में लिंक विद द मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में ऐप्स आती हैं। तो ऐप्स के माध्यम से जो भी सराउंडिंग एंड जो भी डेली लिविंग एक्टिविटी, रीडिंग, रिकॉग्निशन और नेविगेशन की भी यूज़ हो सकती है ये आराम से। तो इसका कोई कॉस्ट और मेंटेनेंस, ये कॉस्ट जो है अभी तक जो मैंने आपको जो कहती है AR एंड AI बेस्ड डिवाइस है, वो मोस्टली इंपोर्टेड है अदर कंट्री, तो इसलिए कॉस्ट काफ़ी है। बट हमारे हिंदुस्तान में जो मेक इन इंडिया के अंदर काफ़ी सारा डिवाइस अभी धीरे धीरे मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। अभी हमारे पास अभी एम्स RP सेंटर में 2 डिवाइस हमारे पास पड़ी है अंडर द मेक इन इंडिया। तो अभी एक गुजरात में बनाए हैं, कई लोग बेंगलुरु में डिवाइस बना रही हैं। तो AR एंड AI बेस्ड डिवाइस, क्योंकि बाहर का डिवाइस है, जो भी हमारे पास डिवाइस है बाहर बहुत महंगी है, अराउंड $200,000 $200,000 एंड यू नो। लेकिन देश में काफी काम चल रहा है और काफी सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। रिसर्च अभी हमारे पास एक डिवाइस ट्रायल शुरू हो चुकी है। मेरे पास डिवाइस आए हैं 10 डिवाइस, वेयरेबल डिवाइस चश्मे वाले। तो ये AI बेस्ड AI पावर डिवाइस है। अगर हम वैलिडेट करने के बाद तो हमारा कोर्स है काफ़ी कम हो जाएगा ये, क्योंकि ये मेक इन इंडिया डिवाइस है ये। जी डॉक्टर रिद्धिमा, कितना इम्पोर्टेंट रोल आप मानती हैं ऐसे बच्चों की देखभाल करने में जो केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और कितनी ज़्यादा संयम की और साथ ही ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सोसाइटी में ऐसे बच्चों को लेकर कंफर्टेबल नहीं होते। उनको लगता है कि क्या पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती आती है, क्या बच्चे को घर पर ही रखें। किस तरह से आप लोग उन सभी को ट्रेन करते हैं जो पेशेंट्स हैं, उनके केयर गिवर्स हैं, और कैसे इस बर्डन को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है? हाँ, तो ये बच्चे जो हैं, चाहे ये हमें ये मानना है, हम अब नॉर्मल तो यूज़ करते ही नहीं हैं, हम टिपिकली डेवलपिंग और एटिपिकली डेवलपिंग यूज़ करते हैं। तो ये भिन्न है, ये अलग हैं, इनकी एबिलिटीज़ अलग हैं, इनका सीखने का तरीका अलग है, पर इनको भी पूरा अधिकार है अपना जीवन एक सक्सेसफुल जीवन जीने का, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का और समाज का हिस्सा होने का। तो जो अधिकार हमारे हैं वही इनके भी हैं। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा लक्ष्य रहता है कि एक बच्चा धीरे धीरे करके अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके और समाज में जी सके। तो इसको सिखाने के लिए हमें अलग अलग थेरेपीज़ का इस्तेमाल यूज़ करना पड़ता है, जो थेरेपीज़ हम प्ले बेस्ड करते हैं और बच्चे की दिनचर्या में हमें इंक्लूड करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम 1 घंटे बैठ के आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो तो वो नहीं सीखेगा। जो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की भी हमने पहले बात करी थी, तो जो कार्य हम बार बार करते हैं वो हम सीख जाते हैं। तो इसीलिए हम जो भी हमारी थेरेपीज होती हैं, बच्चे को जो भी हमें सिखाना है वो हम उसकी दिनचर्या में ही इंक्लूड करते हैं और फिर वही चीज़ हम पेरेंट्स को सिखाते हैं जिससे वो घर जाके वो करें। एक्स्ट्रा ऐसा बर्डन ना हो कि 1 घंटे के लिए करना है या 2 घंटे करने के लिए। का भी आप लोग इसमें यूज कर रहे हैं, काफी हेल्पफुल है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसमें डायग्नोसिस के लिए भी आ रही हैं कि जो बिहेवियर मॉनिटर करती हैं उस तरह की AI मशीन लर्निंग एप्स आ रही हैं जिससे आपका डायग्नोसिस जल्दी पिकअप हो सके। पेरेंट्स घर पे ही वीडियोस अपलोड कर दें, इस तरह की एप्स आ रही हैं। दूसरा, ऑटिज्म में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में ऐसे VR बेस्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड
प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो बेसिकली सिचुएशंस को सिमुलेट करते हैं कि बच्चे को हम घर में ही वो चीज़ सिखा सकें कि ऐसे एनवायरनमेंट में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, और फिर वो उस सिचुएशन में जाए। इसीलिए आवश्यक है कि पहले से हम खुद ये समझ जाएं कि अलग अलग तरह की अवस्थाएं, अलग अलग लोग, जैसे हम सभी का स्वभाव भिन्न होता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग हो सकती है। तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर जी इवन जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा क्लास टॉपर नहीं होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में भी मैथ्स में अच्छा होगा, कोई लिटरेचर में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई डांस में। तो उसी तरीके से हमें इन बच्चों में, दिव्यांगजन में ये देखने की बजाय कि वो क्या नहीं कर सकते, हमें ये देखना है वो क्या कर सकते हैं। एक हाथी को अगर आप उड़ना सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को फेलियर ही समझेगा। तो हम सभी के साथ ऐसा है, हमारा स्वभाव, हमारी क्वालिटीज, हमारा व्यक्तित्व सब अलग अलग होता है। तो ठीक ऐसे ही ये बच्चे और ये लोग भी होते हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, सभी लोग जो किसी भी अवस्था से गुजर रहे हैं, दिव्यांगजन हैं, फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकें और सोसाइटी में भी उनका कंट्रीब्यूशन हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो बाहर आए, काम करें, पढ़ें लिखें, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। ऐसे में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने पर किस तरह से कार्य चल रहा है? ये बहुत ज़रूरी है कि वेलकमिंग एनवायरनमेंट हो, ताकि व्यक्ति अपने शेल में ना चला जाए, समाज से कट ऑफ ना हो जाए, आइसोलेट ना हो जाए। बहुत पहले ऐसी सिचुएशन होती थी कि किसी परिवार में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है और वहाँ कोई मिलने जुलने वाले रिश्तेदार आ रहे हैं तो उस बच्चे को सामने नहीं लाया जाता था, छुपा के रखा जाता था। तो ये परिवर्तन तो हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और आप अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में देख सकते हैं कि दिव्यांगजन भी नज़र आते हैं। ज़रूरत ये है कि उनको और ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले। उसमें कई बारी फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो वातावरण में होते हैं, यदि हम पहले उनको दूर करें ताकि व्यक्ति की मूवमेंट बैरियर फ्री हो सके, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एटीट्यूडनल बैरियर्स तोड़े जाएं। लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो शायद पर्सन विद इनेबिलिटी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं कि डिस्पाइट डिसेबिलिटी या ए मेडिकल कंडीशन लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स किए हैं और वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। और इसीलिए 3 दिसंबर को जब इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है तो भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों की और ऐसे संस्थानों की उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करती है, उनको ऑनर करती है, अवार्ड देती है, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। तो पॉजिटिव वेलकमिंग एनवायरनमेंट हो और पर्सन विद डिसेबिलिटी को पैसिव रेसिपिएंट ना बनाया जाए कि दूसरे लोग कुछ उसके लिए योजना बनाएंगे और फिर उसके लिए कुछ करेंगे। इसमें एक्टिव भागीदारी होनी चाहिए उस दिव्यांग व्यक्ति की भी, तो उससे ओनरशिप होती है। और कई बार हमने देखा है कि हम जब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो दिव्यांग व्यक्ति द्वारा जो सजेशंस हमें मिलते हैं वो बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि ये उनके लिव्ड एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। हर चीज़ किताबें नहीं बताती। तो बहुत आवश्यक है कि उस नज़रिए को समझा जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान्य हैं और जीवन में यही लेकर रोते रहते हैं कि उनके जीवन में कुछ है नहीं, निराशा घेर लेती है, या फिर ये कि उनको जीवन में कुछ मिलता नहीं है। उसकी दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में कई तरह की चुनौतियां हैं, न सिर्फ वो साहस के बल पर उस चुनौती को पार करते हैं बल्कि जीवन में अपनी एक छाप भी स्थापित करते हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजन के बारे में, उनके बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। दादी कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दिव्यांग जनों के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और विशेषज्ञों से जान रहे हैं कि कौन सी वो तकनीकें हैं, कौन से विकल्प हैं जिनसे उनके लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल, डॉक्टर संजय वाधवा, डॉक्टर रिद्धिमा जैन, डॉक्टर सूरज सिंह सेंजान। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सूरज आपसे कि क्या हर दिव्यांग की चुनौतियां और प्रभाव उनके जीवन पर एक जैसा ही होता है? अच्छा नहीं है, लेकिन जो है दिव्यांग जो है अलग अलग है, अलग अलग के तरीक़ों से वो डिवाइस मिल जाते हैं। डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। डॉक्टर रिद्धिमा, क्या जो समस्या नजर आए वही दिव्यांगता है, यानी जो दिखाई ना दे वो समस्या है ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं नजर आती पर बच्चे किसी व्यक्ति के बर्ताव में, उसकी समझने की, सीखने की क्षमता में कहीं वो भी दिव्यांगजनता का हिस्सा हैं और उनको भी वो सहयोग चाहिए जो बाकियों को चाहिए। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या दिव्यांग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? उनको सदा ही किसी की सहायता की आवश्यकता होती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हर दिव्यांग व्यक्ति को अपना स्तर सुधारा जा सकता है। उसके लिए कोशिश है सम्मिलित प्रयास की, जो दिव्यांग व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं और आशाओं को भी शामिल करे और वो प्रोग्राम ऐसा हो जो कई बारी वन स्टेप में नहीं हासिल होता, तो कई बारी हमें स्टेजेस में भी अचीव करना पड़ता है। तो हर दिव्यांग व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है और उसकी क्षमता के अनुसार उसको सक्षम बनाया जा सकता है। डॉक्टर सूरज, क्या सिर्फ कंप्लीटली ब्लाइंड यानी पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति ही विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी में आते हैं? कंप्लीट ब्लाइंड जो है, हाँ डेफिनेटली आता है। हम विजुअल इम्पेयरमेंट जो बोलते हैं, मैंने जो कह रहा था वो लो विजन एंड द ब्लाइंड, तो ब्लाइंड भी विजुअल इम्पेयरमेंट ही में आएगा। लेकिन अन्य लोग भी जिनको कम नजर आता है वो भी जो है विजुअल इम्पेयरमेंट उसमें माना जा सकता है। क्या ऐसे बच्चे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, डॉक्टर रिद्धिमा, वो आइसोलेशन में या अलग थलग रहना पसंद करते हैं या अपने जैसे बच्चों के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं? नहीं, तो ये आप एक जो फीचर बता रहे हो ये ऑटिज्म का हो सकता है। बाकी जो डिसेबिलिटीज हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, सेरेब्रल पैल्सी है, एसएलडीज हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। और ऑटिज्म के बच्चों में भी ऐसा सब में नहीं होता है। वो अक्सर सबके साथ रहना पसंद करते हैं पर उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, दूसरे से इंटरेक्ट करना कैसे है वो नहीं आता है। जी, किसी भी वजह से दिव्यांगता हो, कितने परसेंटेज में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है? डॉक्टर संजय वाधवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार के कानून के अनुसार यदि एक ड्यूली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्ति की असेसमेंट हुई है और उस व्यक्ति की असेसमेंट 40% या अधिक है जो वर्तमान में गाइडलाइंस हैं, तो वो बेनिफिट्स का हकदार होता है। जी डॉक्टर सूरज, आजकल स्मार्टफोन्स काफ़ी अवस्थाओं में, चाहे रनिंग हो, अपनी कैलोरीज देखना हो, उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए विजुअली इम्पेयर्ड की, क्या इसके अंदर भी कुछ लाभ या सहायता दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो फ़ोन जो है, एवरी स्मार्टफोन हर व्यक्ति के पास है। जो इस फ़ोन में बहुत सारा चीज़ टेक्नोलॉजी एज एडवांस जो कई सारा ऐसे आगे थर्ड पार्टी एक्सेसिबल ऐप्स बोलते हैं उसको, जो ब्लाइंड पर्सन, विजुअली इम्पेयर पर्सन इजीली जो यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन यूजिंग दिस थर्ड पार्टी एक्सेसिबल ऐप्स। एंड एट द सेम टाइम वो मोबाइल में भी एक बिल्ट इन फीचर आता है, वो स्क्रीन रीडर बोलते हैं, उसको यूज़ करके इजीली मोबाइल कंटेंट से वो सारा एक्सेस हो सकती है। राइट। डॉक्टर रिद्धिमा, कितनी सपोर्ट की आवश्यकता है और प्रोत्साहन मिले तो किस तरह से ऐसे बच्चों का जीवन बदल सकता है जो हमसे थोड़े से भिन्न हैं? प्रोत्साहन मिले और हमारा सहयोग मिले तो ये बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली एक आत्मनिर्भर सफल जीवन जी सकते हैं और जीते भी हैं। हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आगे जाके बहुत कुछ अचीव करा है। जी
डॉक्टर संजय वाधवा, रोबोटिक्स ऐसे लोगों में क्या काम कर सकती है, कितनी सहायता कर सकती है जो दिव्यांग हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी ग्रुप में कुछ दिव्यांगता की कंडीशंस और कारण होते हैं जिनमें रेगुलर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज रिहेबिलिटेशन के पर्पस के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जो व्यक्ति के प्रयास होते हैं, उनके एफर्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कमी ला सकते हैं रोबोट्स, अगर सही ढंग से प्रोग्राम किए जाएं। जिन मूवमेंट्स में रिपीटेड मूवमेंट करनी होती है या ग्रेडेड चैलेंज देना होता है, वो रोबोट्स धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत महंगे हैं। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर सूरज उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी वजह से विजुअल इम्पेयर्ड हैं या इस अवस्था से गुजर रहे हैं? हाँ जी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन एंड द ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड लोगों को, ये उनकी जो मैं कहना चाहूँगा, जो डिवाइस हमारा जो टेक्नोलॉजी बहुत सारा आगे बढ़ रही है, तो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारा जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, बहुत सारा चीज़ हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम करवा सकते हैं। तो आप उसमें आप जो है टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, तो हमसे अगर कोई किसी को संपर्क करना चाहे तो हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जी, क्या संदेश रहेगा डॉक्टर रिद्धिमा सभी के लिए जो ऐसे बच्चों को जो थोड़े भिन्न हैं या किसी जटिलता से गुजर रहे हैं, स्पेशली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो उनको लेकर न सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि हिचकिचाते भी हैं कि भाई ये हमारे साथ कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि इनको ये समाज का अभिन्न अंग है और इनको पूरा अधिकार है समाज का हिस्सा होने का और एक आत्मनिर्भर सफल जीवन होने का। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये अपनी पोटेंशियल जो है वो पूरी अचीव कर पाएं और हम इनका सहयोग करें इसमें। डॉक्टर संजय वाधवा, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका विशेष संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा संदेश ये है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सन 2047 तक विकसित भारत का चैलेंज दिया है, एक सपना दिखाया है, यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बन सकता है। और ये तभी विकसित भारत होगा जिस इस प्रगति में विकलांगजन या दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। तो विकसित भारत हम सब के लिए ज़रूरी है, जिसमें दिव्यांगजन और दूसरे सामान्य व्यक्ति भी शामिल हैं। सबके प्रयास से ये संभव है और ये हमें कर दिखाना है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सूरज, डॉक्टर रिद्धिमा, डॉक्टर संजय वाधवा, आप सभी का। कहते हैं जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, जीतोगे अगर तुम ये इरादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो, बनो खुद पत्थरों की तरह मजबूत और यकीन दूसरों से ज़्यादा खुद पर कर लो। यदि खुद पे यकीन हो तो बड़ी से बड़ी जटिलताएं भी दूर हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। और ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन की चुनौतियों को पार कर न सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि आज दूसरों के लिए भी एक उदाहरण है। कहते हैं किंतु परंतु लेकिन अगर मगर नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये छोड़कर मत अपना काम मत बंद कर दीजिए कि आज ये नहीं है, कल समय नहीं था, आज हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि जिनको कुछ करना होता है जीवन की बड़ी चुनौतियों को पार करके भी वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। दिव्यांगजन हम सभी के लिए उदाहरण हैं जो अपने जीवन की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं और जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्हीं का साहस अपने जीवन में देखें और उन्हीं से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।